साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल यूजीसी गाइडलाइंस हैं। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में तमाम SC ST OBC के छात्रों के साथ में जातिगत भेदभाव की घटनाएं पहले से ही लगातार होती आ रही हैं, जिनमें रोहित वेमुला का जो मामला हुआ था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जिसमें संस्थान के जातिगत भेदभाव की वजह से रोहित वेमुला को मजबूर होना पड़ा था आत्महत्या के लिए। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कुछ ऐसे नियम बनाने के लिए कहा था जिससे कि ये चीज़ें रुक सकें। कॉलेज विश्वविद्यालयों में जो जातिगत भेदभाव होता है इसको रोका जाए, जिसकी वजह से कि छात्र इतनी हद तक मजबूर ना हो कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं। हालांकि 2012 में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें कोई ऐसा खास प्रावधान नहीं था, और उसके बावजूद भी ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि अभी पीछे एक यूजीसी का सर्वे आया था जिसमें पिछले 5 साल में 118% इन मामलों में और वृद्धि हुई। हालांकि प्रयास तो ये बताया गया था कि ये मामले कम हों और पूरी तरह से बंद होने चाहिए, लेकिन बंद होने या कम होने के बजाय ये मामले 118% और बढ़ गए, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन पर उचित कदम उठाने के लिए कहा, जिस पर यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कि हर कॉलेज विश्वविद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी हो, सभी में एक समता समिति बनाने के लिए कहा, और उस समता समिति में SC ST OBC महिला और विकलांग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कहा। यह गाइडलाइन जारी होने के बाद में देश में उसका इतना विरोध हुआ कि जगह जगह प्रदर्शन हुए, और वो विरोध जो है सवर्णों द्वारा किया गया, और उनके 2 तर्क सामने आए, जिसमें उनका कहना था कि SC ST OBC और विकलांग और महिलाओं का तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कहा है, लेकिन इसमें सवर्णों का या जनरल का या सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं सुनिश्चित किया गया है, जो एकदम गलत था। क्योंकि ये SC ST OBC महिला और विकलांग तो सिर्फ 5 व्यक्ति हुए, बाकी वो कमेटी तो 10 आदमियों की बननी थी, और कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन में बहुमत या वर्चस्व किस वर्ग का है ये सबके सामने है, जिसके अनुसार के देश की 45 यूनिवर्सिटी के जो VC की रिपोर्ट आई थी उसमें 1 SC 1 ST और 5 OBC और बाकी 38 पर वो सवर्ण ही काबिज हैं। इन सब के बावजूद भी ये तर्क दिया गया जो एकदम निराधार था और गलत था। दूसरा तर्क दिया गया था कि 2012 की गाइडलाइन में जो शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत अगर गलत पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तब से लेकर अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं पाई गई जो शिकायत गलत पाई गई हो। दूसरे, भारत में SC ST OBC की वो हालत है कि SC ST OBC के पीड़ित छात्र या पीड़ित लोग अपनी जायज शिकायत दर्ज नहीं करवा पाते हैं, सही शिकायत दर्ज नहीं करवा पाते हैं, तो गलत तो कहाँ से करवाएंगे। दूसरे, उनका जो तर्क था कि वो मिसयूज कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो ये भी तर्क एकदम निराधार था, गलत था, क्योंकि मिसयूज तो किसी भी कानून का किया जा सकता है। तो इस तर्क के आधार पर अगर कानून ना बनाया जाए कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो फिर तो कोई भी कानून नहीं हो सकता, सभी कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वर्चस्व का मामला है, सवर्ण वर्ग जो पहले से प्रदर्शित करता रहा है, सदियों से होता रहा है कि वो जातिगत भेदभाव करते हैं,
और उसको मानते नहीं हैं। उन्हें SC ST OBC या महिलाओं के जो पीड़ा है वो उनकी समझ में नहीं आती है, उनको दिखाई नहीं देती है। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा था कि सवर्ण हिंदू मानसिक बीमार होते हैं। वो जायज़ पीड़ा को, इंसान की पीड़ा को, या SC ST OBC या शूद्रों की, पहले तो शूद्र कहा जाता था, शूद्रों की पीड़ा उनके लिए पीड़ा होती ही नहीं है। इसलिए बाबा साहेब ने सवर्ण हिंदुओं को मानसिक बीमार बताया था, जो हकीकत में आज दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद में इतने प्रदर्शन हुए, जो सवर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मानव मानते थे। प्रधानमंत्री भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते थे, और वही सवर्ण वर्ग जो विश्व गुरु और पता नहीं किस किस बात की उपाधि प्रधानमंत्री को देता था, अब उनको जातीय आधार पर गाली देने लगे और उनके फोटो के साथ में तरह तरह की बदतमीजी करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये रही, इतने प्रदर्शन हुए देश भर में, लेकिन कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। SC ST OBC के लोग अपना हक मांगने के लिए जहाँ भी प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है, पानी की बौछार होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन इस प्रकरण में पूरे देश में कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहीं किसी को कोई चेतावनी नहीं दी गई। और फिर यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और दूसरे जयमाल्या बागची, जो दोनों ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, दोनों ने उन गाइडलाइंस पर बगैर सुनवाई किए हुए दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं और उस पर रोक लगा दी। तो यहाँ भी वही बात है जो अंग्रेजों का मानना होता था। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने एक नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण कभी जज की सीट पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर जुडिशियस करैक्टर नहीं होता है। उन्होंने स्पेशली वर्ड इस्तेमाल किए थे, जुडिशियस करैक्टर, उसका हिंदी में होता है न्यायिक चरित्र। तो उनका कहना था कि ब्राह्मण के अंदर जुडिशियस करैक्टर नहीं होता है, वो अपनी जाति को ध्यान में रखते हुए फैसले देता है, इसलिए जज की सीट पर ब्राह्मण को कभी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी कम किया भी था ब्राह्मण प्रतिनिधित्व, तो वो अब सामने दिखाई भी दिया है। और साथ में ये भी है कि जो असली मामला था, जो तर्क था इन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद में, और तमाम जो प्रदर्शन हुए थे, उनमें एक तर्क यही था कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें। तो अब SC ST OBC कैसे माने कि उनको वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिला? जिस बेंच ने सुनवाई की वो एक ही वर्ग के प्रतिनिधित्व की क्यों रही? SC ST OBC का भी तो प्रतिनिधित्व उस बेंच में होना चाहिए था, जो नेचुरल जस्टिस बनता है, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, अभी रोक लगाई है जिसकी सुनवाई आगे जारी है। तो SC ST OBC को भी अभी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालांकि सवर्ण वर्ग के लिए ये बड़ी खुशी की बात हुई है कि जो ये चाहते थे जायज़ और नाजायज़ सब कुछ उन्हें मिल गया, लेकिन अभी सुनवाई जारी है और SC ST OBC को भी संवैधानिक तरीके से इस पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ख़ासकर SC ST OBC के लोगों को तो इस पर लिखना ही चाहिए, जिससे कि हमारे अन्य भाई जिनको अभी इन मामलों के बारे में पता नहीं, उनको पता लग सके, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।